हजरात, मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ जनाब जावेद नसीर सिद्दीकी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। एक अवार्ड ये देते हैं, उसकी खबर किसी को नहीं होती कि ये किसे अवार्ड देंगे। यकीन मानिए इसकी इत्तला मुझे भी नहीं होती कि ये किसे अवार्ड देंगे। ये इसको हमेशा खामोशी के साथ अपने तक रखते हैं, और शायद हो सकता है कि ज़मीर साहब को इसका इल्म रहता हो, लेकिन और किसी को नहीं मालूम होता। जी, तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ जावेद साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और उस मुआम्मे को खोल दें। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर साहब, बहुत वक्त हो गया है। सबसे पहले जो हमारे मेहमान, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने बहुत कीमती वक्त से हमको वक्त दिया, और जो लोग मेरे फ़ोन पर या मेरे साथियों के कहने पर या मेरे बुजुर्गों के कहने पर यहाँ तशरीफ़ लाए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कम से कम आपने इस प्रोग्राम को, मेरे वालिद साहब को अपनी खराज अक़ीदत दी, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा उनका। जिस काम के लिए अख्तर साहब ने मुझे बुलाया, मैं उनको बुलाया। तौहीद साहब, मैं तकरीबन 10 साल से इनको देख रहा हूँ। बहुत मेडिकल लाइन में उन्होंने बहुत काम किए हैं, और के बारे में जो कुछ भी कहा जाए कम में अल्फाज कम होंगे। मैं गुजारिश करूँगा मदन लाल भाटिया जी से कि आप तौहीद भाई को, सभी लोगों से गुजारिश है मेरी, मैं शुक्रगुजार हूँ इन तमाम लोगों के जो एक कमेटी ने मुझे इस बात के लायक समझा। मैं अब भी समझता हूँ कि शायद मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन लोगों ने चुना है तो उसको मैं कबूल करता हूँ। मैं थोड़ा सा तारुफ इस करा दूँ। मैं समझता हूँ शायद इसमें से काफ़ी हद तक तारुफ नहीं होगा। एक इदारा है खिदमत इंसानी फाउंडेशन, जो करीब 20 साल से काम कर रहा है, यानी 2003 से 19 साल हो गए हैं। मैंने उसमें जो बड़ा काम ये हुआ है, जो इंडिया में फ़र्स्ट टाइम है, ये उस इदारे में मैंने कोई ज़कात का पैसा कभी नहीं लगाया। गवर्नमेंट से ऐड के लिए कोई फॉर्म हमने नहीं उसमें जमा किया कि मैं कोई ऐड लेना चाहता हूँ। और तीसरी बड़ी चीज़ थी, मैंने किसी कैपिटलिस्ट से भी पैसा नहीं मांगा। शहर में जाके कोई भी ये नहीं कह सकता है बैठा हुआ यहाँ नहीं पूरे शहर में कि किसी कैपिटलिस्ट के दरवाजे पर मैं गया हूँ ये कहने के लिए प्लीज मुझे बहुत परेशानी चल रही है, मुझे 5,000 रुपये दे दीजिए। और नहीं मैंने गवर्नमेंट से किया, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में करीब करीब सभी को मालूम है कि गवर्नमेंट में जो भी आप चीज़ें आते हैं 40% से 60% कमीशन चला जाता है, और वो जब वसूली होगी तो आपसे 100% होगी। मजहबी जो ज़कात है कोई जायज़ है, ले सकती है, लेकिन उसके इतने हिस्सेदारी खुद हो जाती है कि मैं उसका एक हिस्सा नहीं बनना चाहता। सबसे बड़ी बात ये थी। तो वो जो चीज़ें थी, करीब 6 लाख मरीजों का मैंने मुफ्त इलाज किया उसमें, जो मैं समझता हूँ इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ। ये जितने भी इदारे काम कर रहे हैं या करते हैं, वो ये 3 ही फंडों से काम करते हैं। मैंने सिर्फ 1 रुपए से जो भीखकारी को भीख दी जाती है वो मैंने मांगना चालू की, और लगातार पूरे शहर में उसको मांगी, और वो भीख को इकट्ठा करके, मैं उसको भीख इसलिए कह रहा हूं कि जिस दिन से मुझे दिया जाता था वो भीखी की तरह दिया जाता था। जब मैं जाता था कि तुम किस लिए कर रहे हो, तुम्हें क्या फायदा है, तुम क्यों करोगे, तुम्हें इससे क्या, तुम किस मसलक के हो, तुम्हारे किस चीजों का नहीं, इतने सवाल होते थे। कोई 1 रुपए के इतने टुकड़े हो जाते थे कि दिमाग मेरा जो है वो खुद टुकड़ा बन जाता था। लेकिन और तमाम लोगों से जिससे मैंने उस वक्त मशवरा किया, उसने कहा ये स्कीम नहीं चल पाएगी, इसको नहीं चला पाओगे। लेकिन उसको अभी तक मैं चला रहा हूं। कोरोना में थोड़ी सी मेरे साथ परेशानी रही है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर आप लोकेश पालीवाल बैठ रहे हैं वहां पर, एम्स के डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर अनुराग आनंद बैठ रहे हैं, डॉक्टर दीप्ति तिवारी हैं साइको की, स्किन के डॉक्टर भाटिया बैठ रहे हैं। ये सब लोग
करीब करीब 100 रुपए में कंसल्ट फीस लेते हैं और देख लेते हैं। मुझे तो इधर की बात करना था, लेकिन मैंने अपनी बात कर डाली है, वो इसलिए कि शायद कुछ चीज़ें अगर न मालूम हो, और मैं चाहता हूँ ऐसे शहर में लगातार लोग कुछ काम करें और बेहतर काम करें, और मैं उन लोगों के साथ हूँ और वो हमारे साथ रहें। अब वो चीज़ ये आती है कि हमारे जावेद साहब ने जब मुझसे कहा कि ये प्रोग्राम के लिए है, तो मैंने फौरी तौर पे उनसे मना करा कि भाई मैं शिरकत कर लूँगा, लेकिन कोई बात ऐसी नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ आके ये बात मैंने सुनी तो मुझे खुद एक ताज्जुब लगा है, और मैं खुद एकदम ये महसूस करने लगा, मैं तो एक प्रोग्राम के शिरकत करने के लिए आया था। अभी मैं जब चाय पी रहा था जावेद साहब का रुकिएगा, मैंने कहा ठीक है रुकूंगा, प्रोग्राम ख़त्म ही करके जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि जो वालिद साहब ने बीज बोया है वो और मजबूत से और इतने मजबूती से है, और जो इनके भाई ने जिस ढंग से अपनी बातों को पेश किया वो काफ़ी हद तक ऐसी थी जो दिल को छू लेने वाली थी, और वो मेरे भी दिल में छुई। और मैं कोशिश करता हूँ कि करीब करीब सभी लोग कुछ ना कुछ समाज में यहाँ से उठने के बाद एक कोशिश करें कि एक दिया लेके चलें, एक पेड़ ऐसा लगाएं जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचा सके, और ज़िंदगी में अपने साथ दूसरों को भी पेड़ ऐसा हो जो छाया दे सके, सिर्फ अपने ही लिए नहीं। ठीक। बहुत शुक्रिया तौहीद साहब। यकीनी तौर पर जो भी काम आप कर रहे हैं वो वाकई में बड़ा काम है। मीर का एक शेर याद आया। मीर ने कभी कहा था कि बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो यहाँ कि बहुत याद रहो। हज़रात मोहतरम, यकीन मानिए एक आदमी यानी एक आफताब रोशन होता है और फिर वो गुरूब हो जाता है। सर नसीरुद्दीन अवार्ड आज का जो माहौल है इसमें कई आफताब व महताब बैक वक्त पदम टावर में तशरीफ फरमा है, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। आज के तमाम वो अवार्डी लायके सब मुबारकबाद हैं कि उन्होंने यकीनी तौर पर माशरे के लिए, समाज के लिए कुछ किया है जो आज यहाँ का हिस्सा हुए हैं। और आम तौर से होता ये है कि ताल्लुकात मरासिम अवार्ड फंक्शन में बहुत काम आते हैं, लेकिन ये एक ऐसी तंजीम है, यकीनी तौर पर इसमें कोई मुबालगा नहीं है, ये एक ऐसी तंजीम है कि जहाँ पर ये कहा जा सकता है, हमारे हनीफ चचा अक्सर व बेशतर कहते हैं कि हक ब हकदार रसीद, मतलब बिला मुबालगा जो आदमी जिसका हकदार है उस तक ही ये अवार्ड पहुँचा है। और देखिए आज हमारे मेहमान की जो फहरिस्त है उसमें एक नाम है मदन लाल भाटिया जी, पिछले भी तमाम गुज़िश्ता प्रोग्राम में वो शामिल रहे हैं। हनीफ चचा ने पार्षदी का इलेक्शन लड़ा था और इत्तेफाक से जीत भी गए थे। उनके साथी भी हैं मदन लाल भाटिया जी, और एक साथी नीचे, तो एक मतलब बैलेंस बराबर। इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूं हमारे मेहमान मोहतरम मदन लाल भाटिया जी वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। मोहतरम मदन लाल भाटिया जी जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें कि वो तशरीफ लाएं। मंच पर आसीन शहर काजी जी, आज के मुख्य अतिथि श्री दीपक मालवीय भाई, संचालक महोदय, खंड शिक्षा अधिकारी जी, और यहाँ बैठे तमाम शिक्षाविद, सोशल वर्कर और तमाम वो लोग जिनसे मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से भी परिचित हूँ। मेरा इस परिवार से भी नाता पार्षदी के चुनाव के दौरान ही हुआ था। मैं पहला चुनाव लड़ रहा था, सन 88 में लड़का था। सब लोग कह रहे सब लड़ो, हम भी लड़ रहे थे। तो मैं वोट मांगने HL कॉलोनी हमारे कृष्णा नगर से पटेल नगर तक का जाता था। पहले एक वार्ड से 2 पार्षद होते थे। मास्टर साहब से मुलाकात हुई, हम लोग लड़के वोट मांग रहे थे। उन्होंने देखा है सब बड़े एनर्जेटिक बच्चे लड़ रहे हैं, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे जो वोट मांग रहे हैं, बाकी सब तो खूसट राजनीतिक लोग मांग रहे थे। उन्होंने बुलाया,
बैठाला अपने घर में, घर सबको चाय पिलाएंगे, बताओ करोगे क्या जीतने के बाद? क्यों लड़ क्यों रहे हो? तमाम सवाल जवाब किए। पता नहीं कौन सी बात उनको हमारी पसंद आई, और मैं समझता हूं कि अध्यापक होते हुए कोई परिचय नहीं था और इतना सपोर्ट मुझे किया कि वो पहला चुनाव में, जबकि बहुत बड़े बड़े लोग लड़ रहे थे, हम लोग के पास तो पैसा भी नहीं था। 20-22 रुपए का एक बैनर बनता था, 7 रुपए मीटर। एक FA फ्रेंड साहब HL में काम करते थे, वो हाथ से लिखते थे बैनर उस वक्त। तो अब स्क्रीन प्रिंटिंग भी नहीं आई थी, और ये बड़ा जो आजकल बहुत जल्दी छप जाते हैं। हम लोग 5-5 रुपए लड़कों से मांग मांग के बैनर बनवाते थे। तो आज वो रिश्ता जो हमारा आज से 34 साल पहले सन 88 में जुड़ा, आज तक इस परिवार से वैसे ही खूबसूरती से जुड़ा हुआ है। मैं पार्षद बनने के बाद भी इनके जाजमऊ स्थित विद्यालय में, जहाँ ये प्रधानाध्यापक थे, वहाँ जाता रहा हूँ। बहुत सीखने को मिला मुझे। अभी 10 दिन पहले इन्हीं बच्चों ने जो जावेद कर रहे हैं, इनके भाई कर रहे हैं, पूरा परिवार कर रहा है, नसरुद्दीन साहब का, राम गोपाल सिंह जी, उनका महात्मा गांधी विद्यालय चलता है, जावेद बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लड़का विपिन सिंह है, DSN कॉलेज उन्नाव में प्रोफेसर है। एक बच्चा कोचिंग चलाता है, क्रॉनिकल एकेडमी। एक बच्चा घर का महात्मा गांधी स्कूल चलाता है, लाल बंगले के अंदर बस्ती में स्कूल है। उन्होंने भी अपने पिता के नाम से काम शुरू किया। गत वर्ष उनके पिता की 2 साल पहले देहावसान हो गया था। RBS राम गोपाल सिंह के नाम से उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों के लिए लाइब्रेरी बना दी। एक भाई 2-5 हजार की किताब आती है और बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। तो मुझे बिल्कुल नसीरुद्दीन साहब की याद आई, मैंने वहां भी जिक्र किया, मुझे बोलने का मौका मिला। वो भी मेरे दोनों छोटे तीनों भाई हैं, राजीव सिंह हैं, राकेश हैं बड़े भाई, उनके जो कोचिंग पढ़ाते हैं, विपिन हैं जो डॉक्टर हैं DSN कॉलेज में, जो प्रोफेसर हैं। साथियों, हमेशा आदमी को बोलने से पहले सोचो वो जो बोला जा सके, बोलो वो जो लिखा जा सके, लिखो वो जिसके नीचे हस्ताक्षर किए जा सके। तो साथियों, नरसिंह साहब ने, मास्टर साहब ने जो बोला, जो सोचा वो बोला, जो बोला वो लिखा। वो तारीख लिख रही है आज, ये बच्चे लिख रहे हैं उनके। और मैं हर बार कहता हूं, एक सुखी इंसान के लिए 4 बातें बहुत जरूरी हैं। पहला सुख निरोगी काया, उस पर थोड़ी सी माया। अगर व्यक्ति के पास उतना धन है कि वो अपने आगंतुक का स्वागत सत्कार कर सके, कहते हैं ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। पहला सुख निरोगी काया, उस पर थोड़ी सी माया। तीजा सुख सगुण नारी, अगर उस व्यक्ति की पत्नी गुणवान है, उसको पता है कि मेरे पति का ये मित्र आया है, ये रिश्तेदार आए हैं, इनका स्वागत सत्कार इस स्तर पर होना चाहिए। तीजो सुख सगुण नारी, चौथा हो पुत्र आज्ञाकारी। उस व्यक्ति को दुनिया की किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, अगर उसके बच्चे उसका नाम लेने वाले हैं, उसके बच्चे उसके नाम को आगे बढ़ाने वाले हैं। अभी कहा गया शिक्षा का अभाव है, निश्चित रूप से एक वर्ग में बहुत ज्यादा अभाव है। हमारे यहां भी गरीब लोग हैं, उनके यहां अभाव बहुत है। जब तक डरोगे तब तक आपकी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग लेते रहेंगे। आपका डर कब खत्म होगा? अब शिक्षित हो जाओगे, शिक्षा ग्रहण कर लोगे। और ये सरकार के द्वारा चलाई जा रही शिक्षा नीति जो है, अभी बहुत अच्छा हमारे राम कुमार भैया जी बोल गए हैं। निश्चित रूप से हम इस वैश्विक दौर में गुजर रहे हैं, आंका जा, सब समाज सेवियों को चिंता करने की आवश्यकता है, करने की आवश्यकता है। इस पर निश्चित रूप से जो सरकारी विभागों में हम बहुत डरते हैं, जो पैसा खर्च कर कर कोई व्यापार कर रहे हैं बहुत डरते हैं। अब लोगों के बीच में हिम्मत नहीं बची है पिछले 5, 7, 10 वर्षों में कि अपनी बात को कह सकें। पता नहीं किस दिन कौन सी चीज हमारे घर में हमारी जांच कर जाए, हमारे यहां कोई छापा पड़ जाए।
हम लोग भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किसी न किसी राजनीतिक दल से, किसी न किसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, छोटा सा व्यापार भी करते हैं। सुबह उठते हैं चिंता रहती है, रात को सोते चिंता रहती है, पता नहीं कौन सा छापा पड़ जाए, पता नहीं क्या हो जाए, बच्चों के भविष्य की क्या स्थिति होगी। जब वो दौर नहीं रहा तो ये दौर भी नहीं रहेगा। इसी उम्मीद के साथ हम जिए, आगे बढ़ें। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं अपने दोनों छोटे भाइयों को। और एक अंत में 2 लाइनें और बोल देता हूं, बहुत अच्छी। मैं अभी फेसबुक पे देख रहा था, शायर तो नहीं हूं मैं, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलने की जिद भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो साथी, अगर हमारे अंदर चलने की जिद होगी तो निश्चित समझ लीजिएगा कदम चूम लेती है बढ़ करके मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मोहतरम मदन लाल भाटिया जी। और जाहिर सी बात है कि एक साथ इलेक्शन जीते थे, असरात तो कुछ ना कुछ रहने ही है। आइए हजरात, अब हम इस वक्त गुजारिश करें हमारे आज के मुख्य अतिथि आली मर्तबत मोहतरम दीपक मालवी जी से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वह तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। भाई तालियों से इस्तकबाल करें, हमारे आज के मुख्य अतिथि तशरीफ़ ला रहे हैं, उनके ख्यालात का इजहार होना है। आज के जलसे की सदारत कर रहे जनाब मुफ्ती साकिब अदीब साहब, जनाब हबीबुर रहमान जाफरी साहब, श्री मदन लाल भाटिया जी, और बड़ी अदबी संचालन कर रहे नाजिम साहब, और इस जलसे में बैठे हमारे इस शहर के नामचीन लोग, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके बीच में हर चेहरे जाने पहचाने से हैं और अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन भी है। ये केवल एक व्यक्ति नहीं है, जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं उनका एक संघर्ष रहा है, एक इतिहास रहा है। इस तरह के कार्यक्रमों से ये ताकत रहती है कि हम एक दूसरे के और नज़दीक आते हैं, और जब कभी लड़ाई लंबी लड़नी हो तो हमें वो साथी ऐसे ही याद आते हैं कि ये जो हमारा कुनबा है ये बहुत छोटा होता जा रहा है। इस पे गौर करने की बात है कि हम सिकुड़ते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, और जो छोटे थे उनका विस्तार हो रहा है, वो बढ़ते जा रहे हैं। क्या कारण है, इस पे जरा गौर करिएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल मनाया गया। हम लोगों को सोचना है कि हम अपना कानपुर 25 साल का, जो अगला कानपुर 100 साल का होने वाला है, वो कैसा बनेगा, हम क्या बनाएंगे। उन्होंने तो संकल्प लिया है, मजबूती से लिया है। हम दावा करते हैं कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन हमसे कुछ हो रहा है क्या, या हम अलग अलग कुछ कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में तो आ गई है बात कि मैं अगले 25 साल का कानपुर, उसकी मैं तैयारी कर रहा हूं। और मैं उस तैयारी में अगर अकेले चलना पड़ा तो भी चलूंगा, नहीं तो मेरे दिमाग में यह है कि ये जो तरीका है आप लोगों का मिलने जुलने का, ये अगर हम जारी रखेंगे। आज तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के याद में उनके लड़के ने ये आयोजन किया। बहुत से इस तरह के मौके हैं जब हम सब बैठ सकते हैं कि अगला 25 साल जो 100 साल में तब्दील होगा, हम 100 साल मनाएंगे, तो उस समय हम अपना भारत कैसा बनाएंगे। जो लोग भारत बना रहे हैं वो भी अच्छा भारत बना रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है मेरे सपनों का भारत तो वो है नहीं, मेरे सपनों का वो भारत नहीं है। तो मेरे जो सपनों का भारत है, तो मेरे अपने सपनों के जानने वाले लोग, मानने वाले लोग, जो इस आजादी की लड़ाई के दौरान हमने एक तरीके अपनाए थे,
हमने एक चीज बनाई थी, उस चीज को हमला करके, उसमें विघटन पैदा करके, उसमें दरार डाल के इस भारत को महान बनाना चाहते हैं। यकीन मानिए उनका भारत बहुत छोटा सा होगा। अगर यही सोच रही तो ये भारत अखंड भारत के रूप में नहीं होगा। मैं बड़ी माफी के साथ इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोगों को लगता है कि साहब आप कह क्या रहे हैं। आप इस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी जिन्होंने देश देखा है, मैंने पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी 35 साल में लगातार यही दौरा करता रहा। हर देश की भाषा, संस्कृति, बोलने चालने, खाने पीने का ढंग अलग अलग है। इतनी विभिन्नताओं के बावजूद भी भारत 75 साल में अपने पड़ोसी मुल्कों से बेहतर और आगे है सब चीजों में, शिक्षा में, टेक्नोलॉजी में, सब चीजों में। लेकिन अगर हम उस रास्ते को छोड़ते हैं तो आप सोच लीजिए कि हम कहां गिरेंगे। जिन लोगों ने यह रास्ता अपनाया, मैं उनकी बात कहना चाहता हूं। आजादी के बाद जिन आजादी के बाद पाकिस्तान में बात करता हूं, जिन्होंने अपना एक अलग मुल्क बनाया, एक धर्म के मानने वाले लोग, एक भाषा के बोलने वाले लोग, आजादी के तुरंत 5, 7, 10 सालों में टुकड़े में बंट गए। बांग्लादेश बन गया। केवल भाषा की लड़ाई थी। अगर वो मान जाते तो देश न टूटता। यहां भी वही बात हो रही है। हमने जो गुलदस्ता बनाया था आजादी के बाद, हमने वो गुलदस्ता पूरे विश्व में सबके लिए सोचने की बात थी कि हम एक ऐसा मुल्क है जहां हमारे पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, बहाई, ये सब लोग, हम अलग अलग भाषा बोली के लोग एक साथ हम 75 साल से रह रहे हैं और आगे भी रहेंगे। ये मान के चलिए कि इसकी एकता को तोड़ नहीं कर सकता कोई। जहां भी जिन लोगों ने अपनी, मैं यूरोप की बात करता हूं, पूरे यूरोप में कहां घूम के आए, कहीं यूरोप से आ रहा हूं। यूरोप का मतलब हैट लगाए, कोट पैंट पहने, एक भाषा, एक बोली, तो ये समझते थे अंग्रेज हैं। हमारे यहां हर थोड़ी थोड़ी दूर पर भाषा अलग, कपड़े अलग, पहनावा, खाना पानी अलग, सब कुछ अलग, मौसम अलग, लेकिन फिर भी हम एक हैं। ये हमारी ताकत थी और इस ताकत को अगर कोई बदलने की कोशिश करता है तो हमें इसके खिलाफ आवाज खड़ी करनी पड़ेगी और हमें एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा। ये जो खान फारूक साहब ने बहुत से लोगों को इकट्ठा किया है, ये फिर से कोशिश होनी चाहिए। और मैं अपनी तरफ से अपील करता हूं कि एक जलसा ऐसे ही हमारे शास्त्री भवन में, खलासी लाइन में, मैं अक्सर साल में 8-10 लोगों को पूरे देश से बुलाता हूं। मैं इस जलसे को फिर से चाहता हूं कि ये गेट टुगेदर अगला 25 साल जो 100 साल में तब्दील होगा, हम लोग क्या चाहते हैं, कैसा देश बनाना चाहते हैं, वो लोग एक जगह बैठें और इसको मजबूती प्रदान करें। तब जाकर हम सही मायने में इस मुल्क के सच्चे देशभक्त होंगे। वरना राजपथ कर्तव्य पथ में बदल रहा है और देश की संसद गुलामी से हटाकर दूसरी जगह ले जा रहे हैं। तो कौन कौन सी गुलामी को हटाओगे आप? हाँ, पूरा। तो ये आप सोचने की बात है कि अगर घर का कोई पुराना बुजुर्ग अपनी चीजों को सहेज के रखता है, पुरानी चीजों को, तो उस पर कुछ सोचता है कि ये हमारी चीज है, इसको बच्चे देखेंगे, हमारे सीखेंगे, ये उसको भी मिटाना चाहते हैं। तो हमको याद दिलाना है, हमें लड़ना नहीं है, हमें लगातार काम करना है उस तौर तरीके पे जहां से हम जुड़ते हैं। तो मैं, सामने भी बैठे लोग हैं, मैं 4 लाइन के एक गीत गा के अपनी बात को खत्म करूंगा, जो मैं सोचता हूं, और अगर सब साथ में भी गाएं तो और अच्छा है। एक दुलारा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान, एक हमारा देश दुलारा प्यारा हिंदुस्तान,
दुनिया में बेजोड़ अनोखा, दुनिया में बेजोड़ अनोखा, प्यारा हिंदुस्तान हमारा, प्यारा हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैन पारसी बौद्ध बहाई, धर्म भले हो न्यारे न्यारे, लेकिन सब बहन भाई सारे, सर्वधर्म संभाव हमारा, इस पर हमें गुमान, इस पर हमें गुमान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। जो तोड़ेंगे वो टूटेंगे, जो तोड़ेंगे वो टूटेंगे, संकल्प हमारा जय जगत, नारा है निर्माण हमारा, प्यारा हिंदुस्तान हमारा, भारत वर्ष महान। ये हमारी सोच है। और मैं खान फारूक साहब से कहूंगा कि इस तरह की चीजों को जो जहां पे है सबको इकट्ठा करें, गैर राजनीतिक स्तर पर एक मुहिम चलाई जाए, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां भी अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन अगर जब हम जुड़ जाते हैं उस पार्टी के साथ तो फिर हमारे ऊपर तो जहां जो पार्टी कर रही है अच्छा, कभी मौका लगेगा तो वोट डालने का तो वहां मदद भी करेंगे, लेकिन हम गैर राजनीतिक स्तर पर एक ऐसी मुहिम चलाएं। जो मेरे पास प्रोग्राम है वो आपको मैं शेयर करूंगा, आपके पास जो हो तो हम 4-6 घंटे बैठें, लंच भी वहीं होगा, बैठेंगे हम सब लोग, और मैं अपनी तरफ से आप सबको दावत देता हूं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया दीपक मालवीय जी, आपने अपने ख्यालात का इजहार जिस तरह से फरमाया वो काबिल कदर है और काबिल सताइश भी। हजरात, हमारे दरमियान देखिए काम बाकी ये रह गया था कि आरिफ नसीर सिद्दीकी साहब अगर हाल में मौजूद हों तो मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वह तशरीफ़ ले आएँ। और असल में ये महफ़िल, आज की ये महफ़िल या मजलिस जो भी है, इजलास है, ये किसी शख्सियत की याद में है। और अभी एक साहब ने मैसेज किया मेरे पास, वो उनके शागिर्द हैं और अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं। तो अगर कोई बराह रास्त शागिर्द है और अपने उस्ताद को खराज अकीदत पेश करना चाहता है या ख्याल का इजहार, अपने ख्यालात का इजहार करना चाहता है, तो बहरहाल मैं तो बीच में कुछ होता भी नहीं उनको रोकने वाला। मैं गुजारिश कर रहा हूँ वसीम साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। वसीम साहब कहाँ हैं जी? मैं आरिफ साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो स्मृति चिन्ह हमारे आज के मेहमान मोहतरम मदन लाल भाटिया जी को पेश कर दें और उनकी खिदमत में ये बुके भी पेश कर दें। है आ जाइए। वसीम साहब तशरीफ लाएं। ये पानी अस्सलाम वालेकुम। चूँकि अचानक आना पड़ा, मोहतरम, मैं मरहूम के शागिर्द भी हूँ, साथी भी हूँ और उनके साथ उनके मिशन के आगे बढ़ाने में और हमेशा उनके साथ गमजन भी रहा हूँ और उनकी ज़िंदगी का गवाह भी रहा हूँ। करीब करीब हमारे उनके साथ में कम से कम 15 साल उनके साथ हमने काम किया। उसके बाद से जब
उनकी यादों में खो जाता हूं मैं। क्योंकि जो उनके अचानक जाने के बाद जो हालात पैदा हुए हम लोगों के सामने, उसके गवाह भी हूं और उस परेशानियों से निपटने की भी कोशिश किया और अल्लाह तबारक ताला ने कामयाबी भी दी। एक वाकये से मैं लेकर के चलता हूं कि उसी विद्यालय में जहां से डिटेल्स था, वहां से हम लोगों ने एक मिशन कायम की और किताब भी लिखवाई और उसके पर्चे भी बांटे गए थे। कुछ अपने अपने जगहों पे सदाकत हो, अमानत हो, मोहब्बत और खिदमत हो, सत्य, सेवा, शांति, प्रेम, जिसके मिशन के पर्चे को लेकर के जाना आना, गांव गांव जाना, इस मिशन का काम को करते थे। और उसी दौर में एक किताब लिखी गई, नसीहतें वसीयतें। और हम तारीख के छोटे बच्चे के बात के ऊपर कह रहे हैं, को बार बार चूंकि एक प्लाट की बात आती है कि 400 गज का प्लाट है, उनकी जिंदगी में क्या है, तो मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूं कि बच्चे हमारे आगे छोटे थे, वो एक कुम्हार थे और गूंजते थे। आट मिट्टी को, कहीं पहाड़ी मिट्टी को लाते थे, उसको गूंथते थे, एक घड़ा तैयार करते थे, उसमें से पथरीली मिट्टी हटाते थे। और जो आप घड़े तैयार हुए हो, उसकी आज ये प्रोग्राम जो इतने दिनों से चल रहा, इस प्रोग्राम को ये गवाही है। जावेद ने जितनी सब्र से काम किया, जितनी वो परेशानी, जो दुख जो सामने आई, उसका भी मैं गवाह हूं। कभी कभी नसीरुद्दीन मरहूम से हमारे झगड़े भी हुआ करते थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा जोशीला टाइप से काम करता था और वो एक सब्र और पत्थर दिल पे सब्र और उम्मीद, ये दो चीज पे वो हमेशा लगे रहते थे। और एक बात आती थी, कई चीज वाकई की कहां से शुरू करूं, उनके लिए बात, अब हम लोगों की जो उस दौर की बात थी, उसके लिए कम से कम 1 घंटा से 1.5 घंटा वक्त चाहिए। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं कि जब मीटिंग होती थी तो उसमें बात आती थी कि हिकमत का दौर कैसे खत्म हो गया। आज वजह क्या थी कि अगर हम लोगों ने अपने तजर्बे, अपना एक्सपीरियंस बांटते नहीं थे और वो बांटते थे, जो उस दौर चलता था उसमें सीखने सिखाने का। आज जो दौर है कि कोई भी चीज हासिल करके ले आ रहा और आगे की आगे उसको इसलिए नहीं बता रहा कि कहीं वो हमसे ले न ले। विद्यालय जितने भी मान्यता प्राप्त होते थे, उसके आते थे लोग, कौन सा पर्चा कैसे बनेगा, उसी डीटीएस में तैयारी होती थी, उसका काम होता था। और काम करने के बाद लोग सीखते थे, सिखाते थे। ये दौर था हम लोगों का। और काफी, और अपनी जब उन्होंने प्लाट की बात आती है, बच्चे ने थोड़ा सा इमोशनल होकर के कहा, जो उन्होंने आप लोगों को तैयार कर दिया, उसी कुम्हार के साचे हो आप लोग, कि जो कि आज इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। नहीं तो वरासत में पत्थर की वरासत आप बनाते, आज ये आप हिकमत की, साहित्य के, इल्म के, और कितने लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि हम भी अपने वालिद को, अपने घर को कैसे याद करें। आज बच्चा यही याद करे कि आपकी दी हुई दौलत को, वरासत को किसी पत्थर की तामीर में एक पत्थर लगा करके आपको प्रोत्साहन, आपको याद कर रहा। आज आप रोज मेहनत करते, रोज तलाश रहे अवार्ड देने के लिए, किसको करना है, किसको प्रोग्राम में बुलाना है। इस प्रकार से ये जावेद करते हैं और इससे हम बराबर इसको फिक्रमंद भी रहते हैं और काम भी जिसको देखते भी रहते हैं कि जावेद जी कैसे घूम घूम के कि कितना सब्र से, कम मेहनत में, कम पूंजी के साथ में भी काम करते रहते हैं। और मैं हमेशा तारीफ करता हूं इनके बच्चों की
और जहाँ भी जाता हूँ और उन्हीं का सिखाया हुआ हूँ कि जो कि हम टेक्निकल में स्किल डेवलपमेंट में जब डीटीएस में छोटा छोटा हुनर सिखाए जाते थे उसकी मान्यताएं लेने में आज मैं, और जो बात आदमी करता है कि मुसलमान पीछे हैं, मुसलमान ये है, ये थोड़ी सी हम लोग कम करें। आज ये बात को कहने के लिए बात कह रहा हूँ कि आप ये नहीं, जिस कुएं में, जिस कबीले में आप रहते हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं, वहीं से देख करके आप कहते हैं। आपको अच्छी अच्छी न्यूज़ें नहीं मिल पाती है। हम इसके नहीं कायल हैं कि हमारे मुसलमान पीछे हैं, हमारे लड़के पीछे। मुसलमान पैदाइशी टेक्निकल है। अब मुसलमान के बच्चे को रास्ता अगर कोई उसका बड़ा दिखा देता है और वो अपना पकड़ लेता है, उससे बड़ा मजबूत हुनरमंद नहीं है कोई। जो लड़का आज पढ़ रहा है, यकीन बता दे रहा हूं कि जो जहन में जो पढ़ करके और जो आगे कंपटीशन निकाल रहे हैं लड़के, बहुत अच्छी चीज निकाल रहे हैं बच्चे। ठीक है, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। आप अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे थे। रंगनाथ मिश्रा ने अपने ख्यालात का इजहार फरमाया था और कहा था कि 43% ऑफ द मुस्लिम स्टूडेंट एंड चिल्ड्रेन दे हैव नेवर सीन अ कॉलेज कैंपस। 43% मुसलमान लड़के लड़कियां वो हैं, बच्चे वो हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कॉलेज कैंपस देखा ही नहीं। आइए हजरात, इस वक्त हम गुजारिश करें, शहर काजी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं बहुत अदब के साथ बहुत इल्तिमास कर रहा हूँ जनाब मुफ्ती साकिब अदी मिसबाही साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ और दुआ के साथ आज की इस महफिल के तरफ हम सबको ले चलें। स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम सामाईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं नसीरुद्दीन साहब के साहबजादगान कि जिन्होंने रवायत बरकरार रखी और उनके काम को आगे बढ़ाने का बेड़ा उठाया। मुझे एक शेर याद आता है, मैं उसको पढ़ देता हूँ। उन्होंने कभी न कभी, बाप जब अपने बच्चों से कोई बात कहता है और औलाद अगर कोई बात उसको हवा में उड़ा दे, कभी खुशी में कह देती है, कभी किसी मूड में जब औलाद होती है तो कुछ न कुछ कह देती है, तो उन्होंने भी यही कहा होगा, हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, बहुत चराग जलाओगे रोशनी के लिए। तो जावेद साहब ने ये जो चराग जो बिठाए हैं, ये अपने इर्द गिर्द वाले को और अपने महल्ले वाले को रोशनी देते हैं। ये वो चराग बैठे हैं, ये वो चराग। बहुत सारी चीज़ें सबने आपने सुनी। मैं कोई बहुत ज़्यादा लंबी गुफ्तगू का कायल नहीं, इसलिए कि मैं एक मामूली तालिब इल्म हूँ। कोई मैं बहुत बड़ा खतीब नहीं, कोई लेक्चरर नहीं। 32-31 साल की उम्र में जो कुछ देखा सुना, सारी चीज़ें देखी, बड़ों से देखी, बड़ों से सुनी, असातिज़ा के ज़ुमरे में रहा, यूनिवर्सिटी में रहा, तो उसका भी कुछ अच्छा खासा तजर्बा है। जब आप 10-12 हज़ार बच्चों के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें हासिल होती हैं। सीखने वाले के अंदर ये कोशिश होनी चाहिए कि वो हमेशा अच्छी बातें सीखता रहे। देखिए, यहाँ मामला है तालीम का। सारी दुनिया तालीम हासिल कर रही है, पूरी दुनिया तालीम हासिल कर रही है और कोई ना कोई इंसान अपनी तालीम में महव है, फिर भी पीछे है।
लोग कहते हैं तालीम हासिल कर ली फिर भी कोई फायदा नहीं। फायदा क्यों नहीं है? उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं गया? आखिर तालीम हासिल करते वक्त कौन सी चीज मिस हुई, कौन सी चीज खत्म हुई, इस पर गौर नहीं किया गया। स्कूल हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो, मदारिस हो, कोई भी जगह हो, आखिर तालीम सबने दे दी, उसके बावजूद वो तिश्ना रह गया, वो खाली रह गया। उसकी वजह क्या है? जहां तक मैंने गौर व फिक्र किया और बड़े बड़े प्रोफेसरों को पढ़ा, और पढ़ने के बाद मैंने मनातका को भी पढ़ा, और अभी भी मैं फिक्शन की दुनिया का एक नाम था, उनका भी विसाल हो गया गालिबन मुशर्रफ आलम ज़ौकी साहब का 2 साल पहले। उनकी भी नॉवेलें आती थी, कभी वो कोरियर से भेजते थे। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तब भी वो मुझे किताबें भेजा करते थे, कभी बर्मी साहब के आर्टिकल पढ़ता था। बहुत सारे जो हैं आप उनको पढ़ेंगे तो देखें आप, उन्होंने अपनी, और इनसे पहलों के जो राइटर्स हैं उनको पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज सामने आती है कि तालीम उसी वक्त मुकम्मल है जब बच्चे के अंदर तरबियत का उन्सुर मौजूद है। तालीम उस वक्त मुकम्मल होती है कि जब उस बच्चे के अंदर तरबियत का उन्सुर मौजूद है। बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए स्टूडेंट से आप मिले, उनके अंदर कमियां हैं। कमियां क्यों है? कमियां वालिदैन की है। वालिदैन ने नहीं बताया, तरबियत वालिदैन से होती है। स्कूल से बच्चा घर आता है तो घर आने के बाद उसकी डायरी देखी जाती है कि तुम्हें होमवर्क क्या मिला। उससे ये नहीं पूछा जाता बेटा तुमने किसी स्कूल के किसी बच्चे को सताया तो नहीं, किसी उस्ताद ने अगर तुम पर सख्ती करी तो तुमने उसे कुछ कहा तो नहीं, किसी तालिब इल्म को तुमने बेजा नीचा दिखाने की कोशिश तो नहीं करी। ये तरबियत का उन्सुर जो खाली रह गया वो यहीं से खाली रह गया। अगर ये उन्सुर मौजूद होता उस तालीम के साथ तो इंसान आज जाने कहां से कहां पहुंच जाता। ये कमी है। इस कमी को जब हम पूरा करेंगे तब एक कामिल इंसान बनेगा। अच्छा आप देखें, शिकवा, तालीम हासिल करने के बाद लोगों की जबानों पर शिकवा, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मैं इससे महरूम रह गया, मैं उससे महरूम रह गया। अल्लाह ने आपको जो दिया है उसका आप शिकवा न करें बल्कि उसका शुक्र अदा करें, उससे ज्यादा अता फरमाए, उससे ज्यादा अल्लाह आपको अता फरमाएगा। शिकवे के साथ गुस्सा, हमारे अंदर जो चीजें हैं ना वो सलीके से नहीं है हमारे नौजवानों में। पहले के लोग होते थे, आप उनको पढ़ेंगे तो वो गुस्सा भी करते थे तो सलीके से करते थे, वो बात भी करते थे तो सलीके से करते थे। वो अगर किसी से गुस्सा भी करते थे या कोई बात भी करते थे तो सलीके से करते थे, रोते भी थे तो सलीके से रोते थे। जब ये चीजें, ये तरबियत का जो उन्सुर तालीम के साथ जुड़ा है, जब हम इसको बिल्कुल मिला देंगे तब जाकर के वो शख्स सामने वाले की इज्जत भी करेगा, सामने वाले की कदर भी करेगा, माँ बाप की भी कदर करेगा, माँ बाप के नजरियात को आगे लाने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा। ये चीजों की कमियां हैं, इसको इंशाअल्लाह ताला सब लोग मिल करके पूरी करेंगे। हर इंसान अपने इर्द गिर्द के माहौल को सही कर ले तो मैं समझता हूं वो चीजें सही हो जाती हैं। आखिरी बात मैं आपसे अर्ज करता हूं, तालीम के ताल्लुक से बहुत कुछ कहा भी जा सकता है। बस एक बात हमेशा याद रखें कि तालीम में और दुनिया के किसी भी शोबे में आप कामयाब उस वक्त हो सकते हैं जब आपके वालिदैन की दुआ आपके साथ होगी। बगैर वालिदैन के कुछ भी मुमकिन नहीं है। दुनिया का बड़े से बड़ा काम आप करेंगे, लेकिन अगर आपके साथ आपके वालिदैन की दुआएं हैं तो मैं समझता हूं ये बेहतर है। इसलिए कि पैगंबर आजम का भी कौल है ना कि दुआउल वालिदे लिवलदिही का दुआइन नबी ले उम्मतिही। वालिदैन की दुआ अपनी औलाद के हक में बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक नबी की दुआ अपनी उम्मती के हक में होती।
ये चीजें हैं। और मैं समझता हूं कि जावेद साहब का ये जो काम है, जो उनकी स्किल्स हैं, जो उनके एटीट्यूड है, जो उनका अपना तालीमी मिजाज है, जो उनका अपना रुझान है, ये कहीं और नहीं, ये इनके वालिदैन की दुआओं का समरा है, ये उनकी दुआओं का समरा है। और आजकल तालीम हासिल की जाती है तो आदमी के जहन में और वालिदैन के जहन में सबसे पहले ये ख्याल आता है कि पैसा कितना मिलेगा। फेल वही हो गए, सोच में खलल पैदा हो गया, नीयत में खोट हो गया, सोच वही बदल गई। आप तालीम इसलिए हासिल न करें पैसा कितना मिलेगा, बल्कि इसलिए तालीम हासिल करें कि गैर तहजीब याफ्ता लोगों को हमें तहजीब याफ्ता बनाना, इसलिए तालीम हासिल करें, तब जाकर के कहीं माशरा बेहतरीन माशरा तश्कील पाएगा। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं वो इल्म नहीं जहर है अहरार के हक में, वो इल्म नहीं जहर है अहरार के हक में, जिस इल्म का हासिल है जहां में दो कफे जाओ। फिर फरमाते हैं आगे कि इल्म में दौलत भी है, इल्म में दौलत भी है जो अल्लाह ने इंसान के मुकद्दर में रखी है, खुद उसको नहीं डिसाइड करना है, बल्कि अल्लाह ने खुद उसके हक में, उसके नसीबे में जितना रखा है वो उतना ही उसको मिलेगा। फरमाते हैं इल्म में दौलत भी है, कुदरत भी है, लज्जत भी है। एक मुश्किल है कि हाथ आता नहीं अपना सुराग। अल्लामा इकबाल बहुत अजीम मुफक्किर गुजरे हैं और भी बड़े बड़े अजीम मुफक्किर हैं। मेरी गुजारिश आप सबसे यही है कि मैं एक मामूली सा तालिब इल्म हूं और अपने इर्द गिर्द तरबियत के उनसुर को अगर आपने परवान चढ़ा दिया तो इंशाअल्लाह ताला ये बच्चे जो जिनको तालीम दी जाती है वो बेहतरीन और खुश अखलाक बनते हुए नजर आएंगे। जब तक तरबियत का उनसुर हमारे यहाँ से गायब है तब तक इंसान सिर्फ डिग्रियों का पुलिंदा है, हाथ आ गई डिग्रियां, उसके अलावा कुछ नहीं है। जब तक डिग्रियां अपनी जगह पे हैं, डिग्रियां भी कम हो और तरबियत का उनसुर उस पर गालिब हो तो वो इंसान सबसे बड़ा होता है। जिसको सामने वाले को इज्जत देना आ जाए, सामने वाले से बात करने का सलीका आ जाए, अपने से बड़ों का अदब आ जाए, तो वो तालीम इंसान को मुहज़्ज़ब भी बनाती है और रब की बारगाह में मकबूल भी बनाती है। ये सारी चीजें थी। मैं दुआ गो हूं अल्लाह से कि अल्लाह ताला पहले मुझे, फिर हम सब तमाम उम्मत मुस्लिमा को और तमाम लोगों को उस पर अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। और कोशिश करें अल्लाह ताला हम सब लोग मिलकर के कोशिश करें कि अल्लाह ताला हम सब के मिशन को आगे अच्छे तरीके से पूरा करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। ये मुअज़्ज़ज़ लोग यहाँ बैठे हैं, मैं इनके हक में दुआ गो हूं कि अल्लाह इन सबको सलामत रखे और सब पर सलामती अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन व क़िना अज़ाबद दारैन। मेरे मालिक परवरदिगार आलम, अपने हबीब सरकार दो आलम, जो कुछ भी प्रोग्राम हुआ मेरे मालिक परवरदिगार आलम इसमें खूब तरक्कियां अता फरमा। जिस मकसद के तहत बच्चों की तालीम का मिशन जो लेकर के चले उसमें कामयाबियां अता फरमा और खूब उस मिशन को आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमा। उस पर हम सबको साबित कदम रख मेरे मालिक परवरदिगार आलम। जितने भी लोग पढ़ने से पीछे हैं या अल्लाह उनको खूब तालीम में, उनकी खूब खजाने गैब से भी तालीम में मदद पैदा फरमा दे कि जिससे वो तालीम हासिल कर करके या अल्लाह वो खूब अच्छे मुसलमान और अच्छे इंसान बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक परवरदिगार आलम जावेद साहब के वालिद गिरामी की मग़फ़िरत फरमा। जावेद साहब के हौसलों में और क़ुव्वतों में खूब ताकत व तवानाइयाँ अता फरमा। या अल्लाह जावेद साहब जितने भी बड़ा हैं, घर में रिश्तेदार, अहिब्बा, अक़रबा, आइज़ा जो भी हैं, या अल्लाह सब पर करम की बारिशें अता फरमा और इनको खूब और तौफीक अता फरमा कि ये और बढ़ चढ़ करके इसी तरीके से खिदमत करते रहें। या अल्लाह और तमाम लोगों के अंदर ये जज्बा पैदा फरमा दे कि जिस तरीके से जावेद साहब के अंदर है, हम सब लोग मिल करके दीन की, हम सब मिल करके इल्म की शमअ रोशन करें, जिससे जिहालत ख़त्म हो जाए और तारीकियाँ ख़त्म हो जाए और नूर ही नूर हर तरफ रोशन और मुनव्वर हो जाए। मेरे मालिक परवरदिगार आलम हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं को माफ़ फरमा
हम सब के अमाल को कबूल फरमा ले। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।